नमस्कार। विज्ञान पत्रिका के इस अंक में आप सबका स्वागत है। 28 फरवरी 2025 को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस समारोह विज्ञान भवन नई दिल्ली में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित किया गया, जहां पर एक बैटरी चालित टीलर यानी छोटा ट्रैक्टर प्रदर्शित किया गया। ये टीलर केंद्रीय यांत्रिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान दुर्गापुर द्वारा निर्मित किया गया है। इस तरह के विशेष कार्यों की जानकारी के लिए सुनते हैं एक भेंटवार्ता। CSIR केंद्रीय यांत्रिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट दुर्गापुर के कार्य और उपलब्धियां। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर NC मुर्मू, निदेशक CSIR केंद्रीय यांत्रिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान। भेंटकर्ता दिलीप झा। डॉक्टर NC मुर्मू, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। तो अपने संस्थान के बारे में, इसके कार्यों के बारे में हमें थोड़ा बताइए। CSIR CMARI, इसको सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट 1958 में स्थापित हुआ। ये वन ऑफ द 36 लैब ऑफ CSIR मोस्टली काम करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के ऊपर, और इसका एक बड़ा प्रावधान बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है, तो आप सुना है जो फर्स्ट इंडिजिनियस ट्रैक्टर बनाया गया था जिसका नाम है स्वराज, वो CSIR CMARI द्वारा बनाया गया ट्रैक्टर 1970s को बनाया गया था। उस समय हम लोग इसको, और वो तो आपको हिस्ट्री है ऑलरेडी, 50 ईयर्स ऑफ कमर्शियलाइजेशन ऑफ ट्रैक्टर भी हो चुका है। तो ट्रैक्टर का हिस्ट्री CMARI के साथ ये बहुत दिन का है। जब हम लोग का ट्रैक्टर, आपको थोड़ा हिस्ट्री को देखेंगे, कैटरपिलर उस समय था, कैटरपिलर को फोर्सफुली पुल आउट कर लिया गया था इंडिया से। उसके बाद कोई इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी इंडिया में नहीं था, तो CMARI के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी था कैसे एक ट्रैक्टर बनाया जाए, और वो फाइनली सक्सेसफुली ट्रैक्टर को लॉन्च किया गया था कॉमर्शियल 1974 में। वो उसको नाम भी दिया था उस समय के प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिसेस इंदिरा गांधी जी, जो उसका नाम था स्वराज। दैट इज द बिगिनिंग ऑफ इंस्टीट्यूट। तो हम लोग का प्राइमरीली काम करते हैं रोबोटिक्स, एग्रो मशीनरी, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी है, देन एनर्जी के सस्टेनेबल एनर्जी में भी काम करते हैं, और मैन्युफैक्चरिंग। ये कुछ विषय में हम लोग का रिसर्च होता है। इसमें से हम लोग बहुत सारा काम किया है, जैसे अंडर वाटर रोबोटिक्स की भी व्हीकल बनाया है 1000 मीटर डेप्थ के लिए। हम लोग काम किया है मैकेनाइज्ड ड्रेन क्लीनिंग, मैकेनाइज्ड सेप्टिक टैंक क्लीनिंग, जो हम लोग रिसेंटली उसको लॉन्च करेंगे जयपुर में। देन हम लोग मैन्युफैक्चरिंग के स्पेशली फाउंड्री सेक्टर में काफ़ी हेल्प किया है MSME को आत्मनिर्भर बनने के लिए। तो ये राफली एनर्जी सेक्टर में भी काम किया है, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट में भी काम करते हैं हम लोग। जहाँ जहाँ मैकेनिकल इन्वॉल्वमेंट होता है वो जगह में हम लोग इंटरवेन करते हैं। तो ट्रैक्टर इसलिए था जो हम लोग का सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एक जरूरी चीज हो गया। देखिए, अब एग्रीकल्चर डोमेन में करीब 16 to 70% कार्बन एमिशन होता है, उसको हम लोग को एलिमिनेट करना जरूरी है। और वो हम लोग करने के, जब हम लोग इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर को, इलेक्ट्रिक टीलर, इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर, इलेक्ट्रिफाइड मशीनरीज को जैसे अडोप्ट करेंगे, और वो करने के लिए इंडिया में पॉसिबिलिटी, जो टैलेंट है, टेक्नोलॉजी है, सभी पॉसिबल है, उसको असेंबल करके हम लोग रिसर्च करके डिजाइन डेवलप करके हम लोग कर देंगे, तो दैट इज द गुड कंट्रीब्यूशन फॉर द सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इन कमिंग डेज। तो इस प्रयास में हम लोग ये ट्रैक्टर टीलर, क्योंकि देखिए हम लोग का लैंड होल्डिंग बहुत कम है, इसलिए हम लोग कॉम्पैक्ट ट्रैक्टर को दिखा रहे हैं, क्योंकि हम लोग का इतना बड़ा लैंड होल्डिंग नहीं है जो बड़ा बड़ा ट्रैक्टर यूज होगा जैसे ऑस्ट्रेलिया विदेश में जो होता है। तो लेकिन इधर हम लोग ये काम कर रहे हैं जिसमें छोटा छोटा लैंड होल्डिंग के लिए, बट स्पेशली टीलर जो है और भी मार्जिनलाइज फार्मर के लिए बनाया गया। और इसमें खासियत ये आप देख पाएंगे, जैसे इलेक्ट्रिक होने के बजाय आपका वाइब्रेशन लेवल, नॉइस लेवल बहुत कम है, तो उसका फैटिक का जो क्वांटिफिकेशन होता है, आपका ह्यूमन फैटिक काफी कम हो जाता है, स्पेशली टीलर में। ट्रैक्टर में तो उतना बड़ा नहीं जाता है, बिकॉज द काइंड ऑफ हम लोग इसको मूव कराते हैं जैसे टिलिंग करते हैं, लेकिन टीलर का आपका सिग्निफिकेंट रिडक्शन होगा। तो हो सकता है जैसे आप लोग गवर्नमेंट अभी कुछ पॉलिसी लेके आ रहे सब्सिडी देने के लिए, वंस दैट इज डन, आई थिंक ये कॉमर्शियली अभी मार्केट में निकलना शुरू करेगा। ये आपको पता है जो 40% सब्सिडी रहते हैं कोई ट्रैक्टर टीलर में। तो इसका क्या अंदाजा क्या है कि ये कितने में आम लोगों तक पहुंच पाएगा, अगर कोई जब ये मार्केट में आएगा? तो वो आपको 10-20% एक्स्ट्रा होगा जो IC इंजन से, इससे ज्यादा नहीं आफ्टर सब्सिडी। क्योंकि अभी की आपको जानकारी है शायद, ट्रैक्टर टीलर में अभी भी, IC इंजन बेस्ड ट्रैक्टर टीलर में भी अभी भी सब्सिडीज दिया जाता है। तो अभी पॉलिसी के रीजन, तो गवर्नमेंट इज वर्किंग आउट, और हम लोग को एक लेटर भी दिया है जो वी आर वर्किंग आउट। हम लोग शॉर्टली विल ब्रिंग आउट द पॉलिसीज ऑफ सब्सिडी अलोंग विद द सर्टिफिकेशन, दोनों एक साथ आ जाएगा, तो हम लोग ये चीज मार्केट में जाना शुरू करेंगे। बट टाइम बिंग अभी रोड में यूज हो सकता है, एयरपोर्ट में यूज हो सकता है, ये सब जगह में अभी यूज कर सकते हैं जिसको।
आपने एक बहुत अच्छी बात बताई कि ये एकदम स्वदेशी तकनीक पर आधारित है, और इस स्वदेशी तकनीक पर इस तरह के निर्माण के लिए जो उपयोगी निर्माण है, आपकी संस्था को, आपको, आपकी पूरी टीम को हार्दिक बधाई हम लोगों की तरफ से। ऐसा जो है कि जब हम आयाती तकनीक का उपयोग करते हैं तो कोई भी देश अपनी अच्छी और लेटेस्ट तकनीक तो हमें नहीं देता है, नहीं, वो तो बिल्कुल पुरानी नहीं देगा या जो उसके उपयोग में नहीं होगी उसका देगा। तो ऐसी स्थिति में समग्र विकास के लिए जरूरी है कि स्वदेशी तकनीक पर काम किया जाए, उसका विकास किया जाए और उसके जो प्रोडक्ट है उसका उपयोग हमारे लोगों के लिए उपलब्ध कराया जाए। इसके अलावा आपके संस्थान में और किस किस तरह के कार्य होते हैं और इसमें क्या कोर्सेज किस तरह के होते हैं, आपके संस्थान की उपलब्धियां क्या हैं? अगर हम अचीवमेंट्स की बात करें, एक तो ये हो गया है, अदर अचीवमेंट्स क्या हैं? क्या कोई एमओयू साइन है, कोई पेटेंट हुआ है, उसके बारे में हमें बताइए। देखिए, इस बार जैसे हम लोग करीब टोटल आईपीआर बोलते हैं, सब मिला के पेटेंट कॉपीराइट सब मिला के अप्रोक्सीमेटली 25 फाइल किए हैं। वो अलावा हम लोग ऐसे रिसर्च इंस्टीट्यूट है, लेकिन हम लोग इधर पढ़ाई भी कराते हैं। सो वी ऑल्सो ऑफर PhDs एमटेक डिग्री इन आवर इंस्टीट्यूट। तो हम लोग का लगभग 168 कुछ स्टूडेंट PhD कर रहे हैं इन डिफरेंट फील्ड में, जैसे मैन्युफैक्चरिंग है, जैसे हम लोग स्मार्ट फाउंड्री इन्वेंटी इंडस्ट्री 4.0 इन फाउंड्री, वो हम फर्स्ट टाइम लेके आया है, जो बेसिकली फाउंड्री इंडस्ट्री के लिए सुविधा होगा। उसमें काफी स्टूडेंट लोग काम कर रहे हैं, मैंने PhD स्टूडेंट करीब लगभग 7 और 8 स्टूडेंट PhD कर रहे हैं। सिमिलरली हम लोग रोबोटिक्स में PhD कर रहे हैं, हम लोग हेल्थ केयर में भी काम कर रहे हैं। अभी जो लेटेस्ट काम जो है कोबोट बोलते हैं, मीन्स जैसे ह्यूमन और रोबोट एक साथ काम करेगा। ऐसे अभी तो रोबोट अकेला ही काम करते रहते हैं, लेकिन ऐसा दिन आएगा, अभी आना शुरू कर दे रहे हैं, जब ह्यूमन और रोबोट एक साथ वो हाथ से लेगा, आपका हाथ से कुछ चीज लेगा, लेके वो बाकी काम करेगा। इसके लिए जो कोर टेक्नोलॉजीज होता है, जैसे वेरिएबल इम्पीडेंस, वेरिएबल स्टीफनेस, ये सब जो कुछ टेक्नोलॉजी बिहाइंड का है, उसके ऊपर हम लोग सक्सेसफुली डेवलप भी किया है, वो उसको भी हम लोग इम्प्लीमेंटेशन ले जा रहे हैं। तो अभी हम लोग थोड़ा बहुत काम DRDO के लिए कर रहे हैं, वो लोग का रिक्वायरमेंट हिसाब से। तो उसको एक्सीलरेटोन, देन मेडिकल रोबोटिक्स का भी हम लोग काम करते हैं, जो मेडिकल रिहेबिलिटेशन, जैसे डिसेबल पर्सन का रिहेबिलिटेशन के लिए इंटेंट आप कहाँ हाथ घुमाना चाहते हैं, वो भी AI के द्वारा वो समझ के दिन वो डिसाइड करेगा जो कैसे मूव करना है, जैसे पैरालाइज्ड पेशेंट का। तो इस तरह का जैसे मेडिकल रोबोटिक्स में काम करते हैं, 3D प्रिंटिंग में भी काम कर रहा है, देन स्मार्ट एनर्जी के ऊपर काम कर रहा है। जैसे अभी एक लो रेफ्रिजरेंट का प्रॉब्लम है, रेफ्रिजरेंट वो थोड़ा इन्वायरमेंटली हार्मफुल है, उसको हम लोग लो GWP रेफ्रिजरेंट के ऊपर काम कर रहे हैं डिफरेंट कंपनी के साथ। इनफैक्ट एक सेंटर हम लोग बना रहे हैं जिसमें ये रिसर्च को थोड़ा एक्सीड करेंगे, सो दैट 2030 में जाके हम लोग सही तरीके से सेल्फ सस्टेनेबल हो जाए, नॉट सेल्फ रिलायंट, सस्टेनेबल के लिए हम सोच रहे हैं। तो इस तरह का काम हो रहा है। देन हम लोग हाइड्रोजन इंजन के ऊपर काम कर रहे हैं, हाइड्रोजन ट्रैक्टर के ऊपर काम कर रहे हैं, ऑटोनोमस ट्रैक्टर के ऊपर काम कर रहे हैं। देन अनमैन ग्राउंड व्हीकल DRDO के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। देन वी आर वर्किंग ऑल्सो इन दी अल्ट्रा कैपेसिटर, बैटरी पैक्स, देन नेक्स्ट जनरेशन इलेक्ट्रिफाइड मोटर्स, इलेक्ट्रिफाइड कंट्रोलर जो एयरोस्पेस में यूज होगा। तो ये सब डिफरेंट सेगमेंट में हम लोग, इलेक्ट्रिसिटी हुआ, देन मैन्युफैक्चरिंग में एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का हम लोग काम कर रहे हैं। देन एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग सभी होता है स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन, जहाँ जहाँ हम लोग का सिस्टम डेवलपमेंट, मैकेनिकल इंटरवेंशन चाहिए, वो सब हम लोग काम करते रहते हैं। और फार्म मशीनरी इज द बिगेस्ट एरिया जिसमें हम लोग अभी हार्वेस्टर काम कर रहे हैं। लेकिन अभी देखिए, अभी हार्वेस्टर मार्केट में अवेलेबल है, बट इट्स नॉट सुटेबल फॉर इंडियन मार्केट। हम लोग बाहर से इम्पोर्ट करते हैं, तो उसको हम लोग इंडिजीनियस करने की कोशिश प्रयास कर रहे हैं। तो उसमें आप देखिए, सीडलिंग से शुरू करके रिपिंग, ट्रांसप्लांटिंग, हार्वेस्टिंग, सब टाइप के डिवाइस के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। होपफुली हम लोग का एक लुधियाना सेंटर है, वो उसके लिए डेडिकेटेड है। हम लोग चाहते हैं जो बहुत जल्दी ये सब प्रोडक्ट मार्केट में लेके आए, हो सकता है 1-2 साल में ये मार्केट में बहुत सारा प्रोडक्ट आ जाएगा CMA का। चलिए, इस तरह के प्रोडक्ट जल्दी है, इसके लिए शुभकामना, कार्य यथाशीघ्र हो, क्योंकि भारत में सबसे बड़ी बात यह है कि संसाधनों की कमी तो अब नहीं दिख रही है, लेकिन उपलब्धता जो प्रोडक्ट है उपयोगी है। और जब से कि दिल्ली NCR में पराली बर्निंग एक बहुत बड़ी समस्या है, आपने कुछ सीडलिंग की बात की, जो आप इस तरह के कार्य करेंगे और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए निश्चित रूप से जो आगे आने वाले समय में इसी तरह की स्वदेशी तकनीक पर आधारित प्रोडक्ट की जरूरत है। आपने बात की कि आपके यहाँ PhD के कोर्सेज होते हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में आपने बताया, इनमें आवेदन करने के लिए, एडमिशन लेने के लिए प्रक्रिया क्या है आपके यहाँ?
वो हम लोग का एक्चुअली ये आता है, एडवर्टाइजमेंट आते हैं, कुछ दिन बाद ही आएगा एडवर्टाइजमेंट, अप्रैल से शुरू हो जाएगा। उसमें आ जाता है पीएचडी एडमिशन का, एमटेक का एडमिशन का, उसमें फिलअप करने से ही होता है। एंड ऑल्सो हम लोग भी रिसेंट कुछ रिक्रूटमेंट प्रोसेस भी किया है, जो परमानेंट साइंटिस्ट स्टाफ रिक्रूटमेंट का भी हम लोग ऑलरेडी एडवर्टाइजमेंट देने वाला है, कुछ दिन में आ जाएगा, जिसमें आप लोग कोई वैज्ञानिक बनना चाहते हैं, कोई टेक्निकल ऑफिसर बनना चाहते हैं, आप उसमें अप्लाई भी कर सकते हैं। वो तो एक प्रोसेस है जो परमानेंट पोजीशन के लिए। और टेम्पोररी पोजीशन के लिए जो पीएचडी के लिए हम लोग का हर साल अप्रैल मंथ में निकल जाता है एडवर्टाइजमेंट, जिसमें आप लोग अप्लाई करके देन हम लोग का सिलेक्शन क्राइटेरिया है, वो प्रोसेस में सिलेक्शन हो जाने के बाद हम लोग उसको फॉर्मली इंडक्ट करते हैं एंड पीएचडी प्रोसेस में। मोस्टली पीएचडी होता है, अब एग्रीकल्चर से शुरू कर रोबोटिक्स सब फील्ड में होता है, और लगभग 4-5 साल में पीएचडी कंप्लीट करके निकल जाते हैं। अभी तक ये तो बहुत न्यूली डेवलप केस है, ये हम लोग का करीब 7-8 साल से पीएचडी प्रोग्राम शुरू किया है, लेकिन अभी तक लगभग 40-45 स्टूडेंट पास करके वो लोग डिफरेंट कंपनी में काम कर रहा है, कोई फैकल्टी बन गया, कोई डिफरेंट कंपनी में काम कर रहा है, तो इस टाइप का तो चल रहा है। दिस इज वो एक ओपनिंग है। और ये छोड़ के आप लोग स्टूडेंट लोग के लिए एक होता है जो समर ट्रेनिंग, तो वो एक अपॉर्चुनिटी मिलता है, हम लोग समर ट्रेनिंग के भी ऑफर करते हैं। या नॉर्मल पीएचडी प्रोजेक्ट वर्क करने के लिए भी कोई आना चाहते हैं, वो भी हम लोग अलाउ करते हैं फॉर 6 मंथ, जो अपना प्रोजेक्ट करे बीटेक का। नहीं तो समर ट्रेनिंग 2 महीने के लिए भी आ सकते हैं, जिस मई जून डिपेंडिंग ऑन दिस वो लोग का कोर्स टाइम कब होता है, करिकुलर टाइमिंग, वो भी एक अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट के लिए आने के लिए। सो ये 2-3 ऑप्शंस है। बहुत अच्छा। एक चीज बताइए कि चूंकि आजकल जो है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात होती है और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अन्य संस्थाओं के साथ, रिसर्च इंस्टीट्यूट और बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ एमओयू साइन किए जाते हैं, तो आपके संस्थान का इसमें अनुभव क्या रहा है? हम लोग एमओयू तो काफी ज्यादा ही साइन किए हैं। अभी जैसे डिफरेंट इंडस्ट्री का जब साइन होता है, हम लोग को 2 तरीके, बिकॉज हम लोग तो वी आर बेसिकली दी मिडिल इन बिटवीन दिस एकेडमिक एंड इंडस्ट्री। वी गिव दी, हम लोग ब्रिज को गैप करते, वी आर ब्रिजिंग द गैप ऑफ डेथ वैली, निगोशिएटिंग द डेथ वैली। तो इसलिए क्या होता है, हम लोग एक साइड से हम लोग इंडस्ट्री के साथ भी काम करते हैं, जिसके साथ एमओयू करते हैं, देन वी वर्क टुगेदर एनडीए। तो अभी हम बहुत सारा बड़ा कंपनी के साथ अभी काम कर रहा है, जैसे लगभग बीएचएल है, बीएमएल है, एनटीपीसी है, वो लोग सबके साथ बड़ा कंपनी में, छोटा कंपनी भी है, देन एमएसएमई क्लस्टर भी है, वो लोग के साथ भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो उसके साथ जब भी काम करते हैं तो एमओयू पहले साइन करते हैं, स्पेशली एनडीए नॉन डिस्क्लोजर, क्योंकि जो भी कॉन्फिडेंशियली साइन करना पड़ता है। टू द सेम टाइम हम लोग एकेडमिक इंस्टीट्यूशन जैसे आईआईटी हो, उसके साथ एग्रीकल्चर किया है, आईआईटी गुवाहाटी के साथ भी किए हैं, एनआईटी, आईआईटी, एनआईटी पटना, ऐसे रिसेंटली जो किए हैं हम लोग। तो इसके साथ एकेडमिक के साथ भी हम लोग एमओयू करते हैं, प्लस इंडस्ट्री के साथ भी एमओयू करते हैं, सो देयर एक वाइब्रेंट ब्रिजिंग गैप हिसाब से हम लोग रह सकते हैं। तो हम लोग का रेगुलर चलता है ये तो मैंने रूटीन, हर साल ही हम लोग लगभग 10 से 12 इंस्टीट्यूट के साथ एमओयू करते हैं टेक्निकल, और इंडस्ट्री करीब 10 से 12, सो सब मिला जुला के 20-25 का इंस्टीट्यूट के साथ हम लोग काम करते हैं एवरी ईयर ही, न्यू वेंडर्स। और जो पिछले तो हो गया तो वो तो रहेगा ही। डॉक्टर एनसी मुर्मू जी, आपने अपने संस्थान के कार्यों, उपलब्धियों, युवा लोगों के लिए, अध्ययनशील छात्रों के लिए जो अवसर हैं, उसमें जो भविष्य को बनाने के लिए जो कोर्सेज हैं, और उसके बाद जो उनके लिए एक अवसर की बात होती है, जो विस्तृत जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। केंद्रीय यांत्रिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, दुर्गापुर के कार्य और उपलब्धियां, इस विषय पर अभी आप ये भेंटवार्ता सुन रहे थे। विशेषज्ञ थे डॉक्टर एनसी मुर्मू, निदेशक सीएसआईआर, केंद्रीय यांत्रिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, और भेंटकर्ता दिलीप झा। कल 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया गया है। ये दिवस दुनिया के वन्य जीवों और वनस्पतियों के संरक्षण और उनके महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है। संयुक्त राष्ट्र ने 20 दिसंबर 2013 को इस दिन को आधिकारिक रूप से मान्यता दी थी। जलवायु परिवर्तन और भूमंडलीय तापक्रम के बढ़ने के कारण वन्य जीवों के अस्तित्व पर भी खतरा बढ़ रहा है। विश्व वन्य जीव दिवस 2025 की थीम वन्य जीव संरक्षण वित्त, लोगों और ग्रह में निवेश, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फाइनेंस, इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लैनेट है। ये प्रकृति और समुदायों दोनों के लिए एक स्थायी भविष्य सुनिश्चित करते हुए वन्य जीव संरक्षण को वित्त पोषित करने के बेहतर तरीके खोजने पर आधारित है।
अब सुनते हैं नवेंदु कश्यप से विज्ञान जगत की बातें। भारत हर साल 28 फरवरी को प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेंकट रमन सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाता है। एक छोटे से गांव से निकलकर नोबेल पुरस्कार और भारत रत्न से सम्मानित होने तक का सफर विज्ञान के क्षेत्र में सीवी रमन के योगदान को आज भी याद किया जाता है। यह दिन विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सीवी रमन के योगदान का उत्सव मनाने का दिन है। वे एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने पीछे ऐसी विरासत छोड़ी है जो दुनिया भर की पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। भारतीय वैज्ञानिकों ने नैनो क्रिस्टल्स में आयनों के रहने की अवधि को कम करने का नया तरीका खोजा है। इस नई विधि से गर्मी और नमी के प्रति नैनो क्रिस्टल संवेदनशीलता कम हो जाती है, साथ ही रंग से संबंधित अस्थिरता भी कम हो जाती है, जिससे कुशल टिकाऊ ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाने का रास्ता खुलता है। उजाला करने से संबंधित व्यवस्था में दुनिया भर की बिजली के लगभग 20% हिस्सा खपत होता है। एक बार फिर उजाले से संबंधित तकनीक के विकास से ऊर्जा दक्षता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। वेस्ट वर्जीनिया यूनिवर्सिटी और अन्य खगोलविदों ने एओ 327 मेगाहर्ट्ज ड्रिफ्ट सर्वे के हिस्से के रूप में एरोसीबो वेधशाला एओ का उपयोग करके 18 नए पुच्छल तारों का पता लगाने की जानकारी दी है। पुच्छल तारे या पल्सर अत्यधिक चुंबकीय घूर्णनशील न्यूट्रॉन तारे होते हैं जो विद्युत चुंबकीय विकिरण की किरण उत्सर्जित करते हैं। उन्हें आमतौर पर रेडियो उत्सर्जन के छोटे विस्फोटों के रूप में देखा जाता है। हालांकि उनमें से कुछ को ऑप्टिकल एक्सरे गामा दूरबीनों के माध्यम से भी देखा जाता है। परमाणु बैटरी बनाने में बड़ी कामयाबी मिली है। इस बैटरी से परमाणु कचरे को ऊर्जा में बदला जा सकता है। दशकों तक बिना चार्जिंग और रखरखाव के बैटरी से ऊर्जा मिलती रहेगी। वैज्ञानिकों के अनुसार अगली पीढ़ी की इस बैटरी में परमाणु विकिरण से माइक्रोचिप को पर्याप्त ऊर्जा मिल सकेगी। प्रयोग के लिए बनी बैटरी अंगुली के बराबर है, जिससे 1.5 माइक्रोवाट ऊर्जा बनी है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बैटरी का प्रयोग बड़े मिशन में किया जाएगा, जिससे ऊर्जा संकट को खत्म किया जा सकेगा। इसका सबसे पहले प्रयोग अंतरिक्ष की दुनिया में समुद्र की गहराइयों में होने वाले अध्ययनों में किया जा सकता है। ब्रिटेन के यूनिवर्सिटी कॉलेज के वैज्ञानिकों ने रक्त की एक विशेष जांच प्रोटियोमेट्रिक टेस्ट तैयार किया है। बढ़ती उम्र के साथ उनमें पनप रहे रोगों को पता लगाया जा सकता है। रक्त की एक बूंद की जांच कैंसर, डिमेंशिया समेत 30 रोगों से पर्दा उठाएगी। अमेरिका की एक निजी कंपनी फायरफ्लाई एरोस्पेस का ब्लू घोस्ट लैंडर रविवार को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतर गया। यह नासा का 10.1 करोड़ डॉलर यानी करीब 884 करोड़ रुपए की लागत से बने खास उपकरण लेकर गया है। इस लैंडर की लैंडिंग चंद्रमा के उत्तरी गोलार्ध में एक प्राचीन ज्वालामुखी के पास हुई। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी करीब 3.6 लाख किलोमीटर है। इसी के साथ विज्ञान पत्रिका का ये अंक यहीं संपन्न होता है। वाचन स्वर निशा भारद्वाज और प्रस्तुतकर्ता थे दिलीप झा। नमस्कार।